हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, माय नेम इज शुभम जगदीश एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो बॉस, आज क्लास 11th आईएससी इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 12 लेकर आया हूं, द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। एंड ये वीडियो एक ही लेक्चर में हम लोग खत्म करने वाले हैं। सो इट्स अ वन शॉट डिटेल्ड वीडियो। सो अंत तक आराम से रिलैक्स होकर देख सकते हैं। एक बार में पूरा वीडियो ना देख पाए तो 2-3 बार में आराम से देख सकते हो। एंड बिफोर आई बिगिन, मैं आपको बताना चाहता हूं ये पूरे नोट्स जो मैं यहां पर स्क्रीन पर लिखने वाला हूं, इट इज फ्रीली अवेलेबल फॉर ऑल माय स्टूडेंट्स ऑन माय एप्लीकेशन अंडर फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन। तो तुम्हें बस डिस्क्रिप्शन में हमारे एप्लीकेशन का लिंक है, उसे डाउनलोड करना है और बस फटाफट से जाकर ये नोट्स डाउनलोड कर लेने हैं अंडर फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन। एंड बिफोर आई बिगिन, अगर आपको लगता है कि मेरे साथ लाइव प्रिपरेशन करना चाहिए तो क्लास 11 स्पार्टन्स के कोर्स में आप कभी भी इनरोल कर सकते हैं। इसके अंदर मैं आपको अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूं, वो भी लाइव। तो चलो बॉस, बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से शुरू करते हैं आज का चैप्टर। ऑलराइट बच्चे पार्टी, तो सबसे पहला टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो हमको कंसेप्ट ऑफ पावर्टी। उसके अंदर हमें पढ़ना है ये एब्सोल्यूट पावर्टी क्या होती है, साथ में ये रिलेटिव पावर्टी क्या होती है। एब्सोल्यूट पावर्टी के केस के ऊपर आते हैं बच्चा पार्टी, और ये एब्सोल्यूट पावर्टी क्या बोल रहा है। इट इज डिफाइंड एज अ फिनोमिना when a section of society is unable to get even the basic necessities of life, thereby it is unable to have a minimum standard of living। अगर लोग बेसिक नेसेसिटी, रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन, हेल्थ केयर फैसिलिटी, सैनिटेशन, घर, ये सब अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि उनको मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी नहीं मिल रहा है। वो होता है एब्सोल्यूट पावर्टी का केस। अब रिलेटिव पावर्टी, रिलेटिव मतलब हमेशा कंपैरिजन होता है। रिलेटिव पावर्टी क्या होती है, आओ देखो। इट रेफर्स टू द फिनोमिना व्हेन द इनकम नीडेड फॉर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर of a section of the society is distinctively below the average income of the एवरेज इनकम लेवल ऑफ द सोसाइटी। जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं उस सोसाइटी में हमारी इनकम कंपैरेटिवली बाकी लोगों से बहुत कम है, उसको बोलेंगे रिलेटिव पावर्टी। ठीक है ना। तो यहां लिखा है व्हेन द इनकम नीडेड फॉर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी इज डिस्टिंक्टिवली बिलो द एवरेज लेवल इनकम। जैसे अगर मैं जाकर साउथ दिल्ली या साउथ बॉम्बे में मैं जाकर रहने लगूं तो वहां के लोगों की इनकम और मेरे जैसे लोगों की इनकम में बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस होगा। तो मैं बोल सकता हूं उस केस में कि मैं रिलेटिव पुअर हूं। ठीक है ना, बात समझ पे आए। अब कंसेप्ट ऑफ पावर्टी क्या है और पावर्टी लाइन क्या है बेटा जी, आओ जरा ये भी देख लेते हैं। Poverty has been defined as a situation in which individual fails to earn sufficient income to buy him bare means of subsistence। मतलब जब हम bare minimum standard of living भी नहीं अचीव कर सकते, रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन यही नहीं अचीव कर सकते, तो हम बोलेंगे हम वो चीज पावर्टी है। ठीक है ना। अब पावर्टी लाइन क्या होता है? पावर्टी लाइन इंडिकेट्स द इनकम लेवल which is just sufficient to buy the basic minimum quantity of life, quantity of food, few select non-food items। मतलब पावर्टी लाइन हम किसे बोलेंगे? वो लाइन जिसमें एक बेसिक मिनिमम चीजें तो हर एक लोगों को मिल सके, जिसमें वो थोड़े से फूड आइटम्स मिल सके और थोड़े नॉन फूड आइटम्स मिल सके, रोटी, कपड़ा, मकान, शेल्टर, एजुकेशन मिल सके, तो हम वो एक पावर्टी लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है ना। उसके ऊपर के जितने लोग हैं वो अबव पावर्टी लाइन, उसके नीचे जितने लोग हैं वो बिलो पावर्टी लाइन। अगला टॉपिक, वेरियस एस्टिमेट्स अबाउट मैग्नीट्यूड ऑफ पावर्टी इन इंडिया इज नॉट देयर इन द सिलेबस, सो वी कैन स्किप दिस पोर्शन। अगेन अगला पोर्शन, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ पावर्टी इज आल्सो नॉट देयर इन द सिलेबस। अगर किसी के स्कूल में टॉपिक पढ़ाया गया तो मुझे जरूर कॉमेंट सेक्शन में लिखकर बताना, सो दैट आई कैन गेज कि कहां पर ऐसा हो रहा है। बट आज पर द लेटेस्ट आईएससी सिलेबस ये हमारे सिलेबस में नहीं है क्लास 11 के। अब आते हैं विशियस सर्कल ऑफ पावर्टी। अब ये विशियस सर्कल क्या है, मतलब हम बार बार घूम घूम के पावर्टी के अंदर क्यों फंस जाते हैं, हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। आओ जरा देखते हैं। विशियस सर्कल ऑफ पावर्टी इज अ सिचुएशन ऑफ सेल्फ रीइंफोर्सिंग forces in which there are certain factors that are related to a circular way so as to result in continuation of poverty and underdevelopment। अगर हमारे कोई भी एफर्ट्स कुछ इस तरह से हो रहे हैं कि लगातार 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 हम उस पावर्टी के सर्कल में घूमते चले जा रहे हैं, उसको विशियस सर्कल ऑफ पावर्टी कहते हैं। आओ जरा इस चीज को हम 3 डायग्राम से समझते हैं। पहला डायग्राम देखते हैं।
अंडर डेवलपमेंट की वजह हो सकती है लो प्रोडक्टिविटी। अंडर डेवलपमेंट है, हमारे देश में हर तरफ डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, उसकी वजह से लो प्रोडक्टिविटी है। लो प्रोडक्टिविटी है तो लोगों के पास लो इनकम है। लो प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या? फैक्ट्रीज में सामान कम बन रहा है। फैक्ट्रीज में सामान कम बन रहा है तो लोगों की इनकम कम जनरेट हो रही है। जब लोगों की इनकम कम जनरेट होगी तो लोगों की सेविंग्स कम होंगी। जब लोगों की सेविंग्स कम होंगी तो लोग कम इन्वेस्ट कर पाएंगे। जब कम इन्वेस्ट करेंगे तो मार्केट में कैपिटल की डेफिशिएंसी हो जाएगी, पैसा कम हो जाएगा बिजनेस में लगाने के लिए, जिसकी वजह से अगेन अंडर डेवलपमेंट हो गया। तो ये हुआ क्या? ये विशियस सर्कल है जो बार बार घूमता जा रहा है। ठीक है, अगला देखो विशियस सर्कल क्या है। अंडर डेवलपमेंट की वजह हो सकती है लो प्रोडक्टिविटी। यहां तक तो समझ में आया। लो प्रोडक्टिविटी से क्या होगा? लोअर इनकम होगी। लोअर इनकम की वजह से क्या होगा? लो डिमांड। ये सप्लाई साइड है, ये डिमांड साइड। जब लो प्रोडक्टिविटी होगी, जब सामान ही कम बनेगा तो लोग डिमांड ही कम करेंगे। जब डिमांड कम करेंगे तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, फिर अगेन उससे कैपिटल डेफिशिएंसी देखी जाएगी। फिर आगे देखो, अंडर डेवलपमेंट हुआ, उसकी वजह से क्या हो गया? अंडर डेवलप्ड रिसोर्सेस। रिसोर्सेस पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं हुए। जब पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं होंगे रिसोर्सेस तो वहां पर इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल हो जाएंगे, जो जिनके पास किसी भी तरह की फैसिलिटी नहीं होगी, और अगेन उससे क्या हो जाएगा? अंडर डेवलपमेंट होगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन जो पेपर में लिखकर आना है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, मैंने आपको हैंड रिटन लिखकर दिया है। आओ जरा देखते हैं। द फर्स्ट सर्कल ऑपरेट्स फ्रॉम द सप्लाई साइड। जो पहला एग्जांपल दिया वो सप्लाई साइड ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन है। इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज टोटल आउटपुट इज लो बिकॉज ऑफ अंडर डेवलपमेंट एंड लो प्रोडक्टिविटी एसोसिएटेड। अंडर डेवलपमेंट है, ज्यादा प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। फिर क्या होगा? लो प्रोडक्टिविटी इज रिफ्लेक्टेड इन लो इनकम। अगर लो प्रोडक्टिविटी होगी तो लो इनकम होगी। पीपल आर एबल टू सेव लेस, जिससे लोग कम सेव करेंगे। जब कम सेव करेंगे तो कम इन्वेस्टमेंट होगा। लो लेवल ऑफ इनकम, लो लेवल ऑफ सेविंग्स लीड्स टू लो इन्वेस्टमेंट एंड देयरबाय लीड्स टू डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, जिससे कैपिटल कम हो जाएगा, अगेन अंडर डेवलपमेंट आ जाएगा। अब जरा ये तो हम लोगों ने सप्लाई साइड पढ़ा। अब असेट साइड में देखो, डायग्राम के थ्रू बता चुके हैं, उसी डायग्राम का एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं बेटा जी, ठीक है ना। द सेकेंड सर्कल ऑपरेट्स फ्रॉम द डिमांड साइड ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। दिस इज विशियस सर्कल। दिस इज, एक सेकेंड बच्चा पाड़ी, दिस इज विशियस सर्कल ऑफ लिमिटेड मार्केट। लो प्रोडक्टिविटी की वजह से क्या होता है? कैपिटल डेफिशिएंसी होती है, जिससे लो इनकम होती है। लो इनकम की वजह से लो डिमांड, लो डिमांड की वजह से लो इन्वेस्टमेंट, जिसकी वजह से फाइनली क्या होता है? कैपिटल डेफिशिएंसी। तीसरा केस क्या था? थर्ड विशियस सर्कल इन्वॉल्व्स अंडर डेवलप्ड ह्यूमन एंड नेचुरल रिसोर्सेज। जब ह्यूमन रिसोर्स को, नेचुरल रिसोर्सेज को सही से इस्तेमाल नहीं किया जाएगा तो उससे होगा क्या? उससे होगा अंडर यूटिलाइज्ड नेचुरल रिसोर्सेज लीड्स टू इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल। इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल होंगे तो अगेन अंडर डेवलपमेंट होगा। सबको समझ में आया? चलें बढ़े अगले टॉपिक की तरफ। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चे पार्टी, अगला टॉपिक है कॉजेस ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी के यार रीजन क्या है? सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो है ना, वो है रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। और स्पेशली जो ग्रोथ हो रही है पॉपुलेशन की, वो पुअर्स के बीच में हो रही है। हमारे देश में जितनी तेजी से जॉब्स नहीं ग्रो कर रही हैं, उतनी तेजी से लोगों के घर में बच्चे पैदा हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये रीजन है। स्पेशली गरीबों के घर में ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं बिकॉज ऑफ इलिटरेसी, या उनको लगता है कि ऐसा करने से भी ये चीजें ठीक होंगी। अ हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी इन द कंट्री। पॉपुलेशन ग्रोथ अमंग पुअर इज हाई बिकॉज ऑफ देयर इलिटरेसी, ट्रेडिशनल एटीट्यूड्स एटसेट्रा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? पॉवर्टी का सबसे बड़ा रीजन क्या है? सबसे बड़ा रीजन है रैपिड पॉपुलेशन, ठीक है ना। दूसरे रीजन के ऊपर आते हैं। दूसरा रीजन है लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। हमारे देश में जिस स्पीड से ग्रोथ हो रही है वो बहुत स्लो है, जिसकी वजह से अगेन लोगों की इनकम नहीं जनरेट होती। इनकम नहीं जनरेट होती मतलब लोग को पॉवर्टी का सामना करना पड़ता है। द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया हैज बीन बिलो द रिक्वायर्ड लेवल। द एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट सिंस 1951 हैज बीन जस्ट 5.4%। सिर्फ 5% के रेट से हम लोग ग्रो कर रहे हैं और पॉपुलेशन हर साल 10% के रेट से ग्रो कर रही है। कहां नौकरियां मिलेगी? कहां लोगों के पास पैसे होंगे? भाई पॉवर्टी तो होनी ही होनी है। तीसरा रीजन अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का रीजन क्या है? भैया पॉपुलेशन बढ़ रही है 10% से, जॉब्स बढ़ रही हैं 5% से, तो डिफरेंस तो हमेशा रहेगा ना। हमेशा लोग अनएम्प्लॉयड रहेंगे। द जॉब सीकर्स आर इंक्रीजिंग एट अ हायर रेट देन इंक्रीज इन द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, जिसका देखा देखी लगातार अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता चलेगा। ग्रोथ स्ट्रैटेजी, आओ जरा देखते हैं।
ग्रोथ स्ट्रेटजी की बात क्या कह रहा है? डेवलपमेंट स्ट्रेटजी परस्यूड इन द प्लान्स हैज नॉट बीन डिजाइन टू फाइट पॉवर्टी। हमारे देश में जितने भी 5 ईयर प्लान्स आए हैं उनमें कहा जरूर गया कि गरीबों की मदद करो, लेकिन एक्चुअल में उन 5 ईयर प्लान्स में पॉवर्टी दूर कभी भी नहीं होती है। इनफैक्ट द ग्रोथ स्ट्रेटजी हैज केप्ट द पुअर आउट ऑफ द डेवलपमेंट प्रोग्राम। आज के डेट में भारत में जितनी भी तरक्की हुई है उससे कभी गरीबों का फायदा नहीं हुआ है, उससे हमेशा अमीरों का ही भला हुआ है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट के ऊपर आते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? रादर अगले टॉपिक की तरफ आते हैं, ग्रोथ पॉलिसी ऑफ पॉवर्टी इरेडिकेशन विच इज नॉट देयर इन द सिलेबस। अच्छी बात है भैया, बढ़ते हैं आगे। अगला टॉपिक क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है प्रोग्राम्स फॉर पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट एलिवेशन सिंस 1991। 1991 से हमारे देश में बहुत सारे पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम लॉन्च किए गए। 10 पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम तो मैं अभी पढ़ाने जा रहा हूं। ठीक है ना, तो उनमें क्या सक्सेस रही है, क्या थे पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, एक एक करके सारे प्रोग्राम जानते हैं। ये नोट्स आपके लिए संजीवनी बूटी का काम करेंगे, इसलिए डाउनलोड जरूर कर लेना भैया। ठीक है ना, आओ जरा देखते हैं। सबसे पहला जवाहर ग्राम समृद्धि योजना JGSY. JGSY was introduced in April 1999 by restructuring the JRY. It has 2 main objectives. पहला ऑब्जेक्टिव क्या था? The primary objective is to create durable, productive community assets and infrastructure at the village level. पहला क्या था? जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, मतलब ग्राम मतलब विलेज का डेवलपमेंट के लिए यह योजना लाई गई। इसका पहला ऑब्जेक्टिव था कि विलेजेस में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, रोड्स बनाना, डैम्स बनाना, ब्रिजेस बनाना, ये सारी चीजें करना। The secondary objective is to generate wage employment for unemployed poor in the rural areas. मतलब जो जितने लोग पुअर एरियाज में हैं, विलेजेस में हैं, जो पुअर हैं, उनको कम से कम कुछ तरह का नौकरी प्रोवाइड करना, वेजेस प्रोवाइड करना। The program is implemented by ग्राम पंचायत. It is centrally sponsored scheme, मतलब केंद्रीय सरकार चलाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है। इट्स कॉस्ट इज शेयर्ड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट इन द रेशियो ऑफ 75-25। मतलब जो भी इस पे खर्चा लगेगा 75% उसका कॉस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 25% कॉस्ट उसका स्टेट गवर्नमेंट देगी। अगली पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम के ऊपर आ रहे हैं जिसका नाम है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जिसको हम लोग SGSY बोलते हैं। SGSY was launched on April 1, 1999 by restructuring and combining a number of erstwhile programs like IRDP, TRYSEM, इसको कंबाइन करके बनाया गया था SGSY and other elite programs. The emphasis of SGSY is on focused approach to poverty elevation. बहुत ज्यादा ये फोकस कर रहे थे कि देश से पॉवर्टी को हटाना है। It is a single self-employment program operating for the rural poor. SGSY aims at promoting enterprises at the elementary village level. स्वर्ण जयंती ग्राम, ये स्वरोजगार का मतलब क्या होता है? स्वरोजगार का मतलब होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, लोगों को किसी ना किसी तरह का रोजगार देना जिससे वो बिजनेस स्टार्ट कर सकें, कम से कम खुद को एम्प्लॉय कर सकें, ऐसा काम करना, ऐसा एम था SGSY का। ठीक है ना भैया? इट असिस्ट पुअर rural families to take up income generating economic activities. It helps the rural people by organizing them into self help groups. SHGs बनाए जाते थे जिससे इस तरह के लोगों को मिल सके रोजगार। SGSY has now been restructured as National Rural Livelihood Mission since June 3, 2011। इसी को अब अपडेट करके बोल दिया गया है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ठीक है ना, बात समझ पाई? अगले पे आते हैं। अगला एलिवेशन प्रोग्राम था हमारा एम्प्लॉयमेंट अश्योरेंस स्कीम। एम्प्लॉयमेंट मतलब सबको रोजगार मिलेगा, वो वाली स्कीम। आओ देखते हैं। EAS was started on 2 अक्टूबर 1993 in 1778, नहीं भैया, in 1998। ठीक है ना? Rural backward blocks situated in drought-prone desert and tribal and hilly areas. It is centrally sponsored scheme on a cost-sharing ratio. मतलब 75% कॉस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर करेगा, 25% स्टेट गवर्नमेंट करेगा। इसके 2 ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम के अगर ऑब्जेक्टिव आपको नहीं पता है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका बाहें फैलाकर इंतजार कर रहा है, करना ही करना है भाई साहब। पहला देखो, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ employment assurance scheme is to create additional wage employment opportunities during the lean agriculture season when there is acute shortage of wage employment for below poverty line rural people। मतलब उस समय रोजगार प्रोवाइड करना, उस समय नौकरियां प्रोवाइड करना जिस समय एग्रीकल्चर सीजन नहीं होता है, सब लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, बिल्कुल क्या करें,
उस समय पर नौकरी प्रोवाइड करना। इट एम्स एट प्रोवाइडिंग 100 days वर्क टू 2 members ऑफ अ रूरल फैमिली इन द एग्रीकल्चरल लीन सीजन। जब एग्रीकल्चर का सीजन नहीं होगा तो 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी थी इस स्कीम के अंदर, ठीक है ना बेटा। द सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव इज टू क्रिएट ड्यूरेबल प्रोडक्टिविटी कम्युनिटी असेट्स फॉर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट एंड डेवलपमेंट। एक ड्यूरेबल प्रोडक्टिविटी कम्युनिटी एसेट्स बनाना था जिससे इस तरह के लोगों को रोजगार मिलता चले। अब आते हैं बहुत ही अच्छे प्रोग्राम के ऊपर और इसका नाम है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना पीएमजीवाई। आओ देखते हैं भैया ये पीएमजीवाई क्या बोल रही है। PMGY was introduced in the budget of 2000 and 2001. Its objective is to focus on village level development in 5 critical areas. 5 critical areas में गांव का डेवलपमेंट करना, जैसे कि हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन, ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग एंड रूरल रोड्स। इन 5 एरियाज में अगर हमने गांव की विलेज लेवल पर तरक्की कर दी है तो धीरे धीरे हमारा विलेज लेवल एक शहर जैसा हो जाएगा। पीएमजीवाई इंक्लूड्स 3 मेजर प्रोजेक्ट्स। पहला, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, हर गांव में सड़क बनेगी, ये पहला ऑब्जेक्टिव। दूसरा, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ हाउसिंग डेवलपमेंट इन द रूरल एरियाज, सबको घर मिलेगा। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, इसके अंदर था रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट्स विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपिंग प्रोजेक्ट्स फॉर प्रोवाइडिंग वाटर, हार्वेस्टिंग, कंजर्वेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर फॉर द ड्रॉट प्रोन एरियाज। चले बच्चा आगे बढ़े, अगले प्रोजेक्ट पर आ जाए। अगला प्रोजेक्ट है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, SGRY। पूरे गांव को, पूरे विलेज लेवल पर नौकरी देने की यह योजना थी। SGRY was launched in September 2001. The objective of this scheme are to provide wage employment along with food security in the rural areas to BPL people. BPL मतलब below poverty line को नौकरी भी देनी है और फूड सिक्योरिटी भी देनी है। दूसरा, to create durable community, social and economic assets. तीसरा, the ongoing EAS and SGSY projects were subsequently integrated with SGRY। दोनों एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना SJSY दोनों को क्लब करके यह योजना बनाई गई है, जो कि है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। ठीक है ना भैया, सब बच्चों को समझ में आया, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। आगे बढ़ें, यहां पर ऑब्जेक्टिव क्या था, ड्यूरेबल एसेट्स बनाना और लोगों को नौकरी देना, साथ में फूड सिक्योरिटी देना। आते हैं 6th स्कीम के ऊपर। 6th स्कीम क्या कह रही है बच्चा, पार्टी आओ देखो। फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, FWP। दिस प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन February 2001। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई। इट एम्स एट ऑगमेंटिंग फूड सिक्योरिटी थ्रू वेज एम्प्लॉयमेंट इन द ड्रॉट अफेक्टेड रूरल एरियाज इन 150 मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री। बहुत थ्योरेटिकल है तो आपको काफी रीड करना पड़ा है। अंडर दिस स्कीम वेजेस आर पेड पार्टली इन काइंड, मतलब कुछ अनाज के फॉर्म में, एंड कुछ इसको कैश भी दिया जाता था। दिस स्कीम इज इंप्लीमेंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। द सेंटर हेल्प्स द स्टेट गवर्नमेंट बाय प्रोवाइडिंग अप्रोप्रिएट क्वांटिटी ऑफ फूड ग्रेन्स फ्री ऑफ कॉस्ट टू ड्रॉट अफेक्टेड स्टेट्स। ये जहां पर सूखा पड़ता है ना, जहां पर मॉनसून नहीं हुए, जहां पर अनाज नहीं उग रहा है, उस तरह की स्टेट्स में इस तरह का स्कीम लागू किया जा रहा था। आते हैं 7 पर, कृषि श्रमिक सुरक्षा योजना। इसका मतलब क्या है, दिस स्कीम वॉज लॉन्च इन जुलाई 2001। इट एम्स एट प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स टू एग्रीकल्चर लेबरर्स इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 60 ईयर्स। मतलब सोशल सिक्योरिटी स्कीम मतलब हॉस्पिटल्स में फ्री इलाज हो जाना, एजुकेशन फ्री हो जाना, ठीक है ना, ये सारी तरह की बेनिफिट्स इसके अंदर मिलते हैं। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा इसको बोलते हैं, और ये काफी फ्लैगशिप प्रोग्राम था हमारे यूपीए गवर्नमेंट का। दिस फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट एम्स एट प्रोवाइडिंग लाइवलीहुड सिक्योरिटी टू रूरल हाउसहोल्ड्स। अब कितना सक्सेस हुआ वो तो बात की बात है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस प्रो पुअर स्कीम इन द वर्ल्ड टू टैकल रूरल पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट बाय प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू रूरल पीपल। विद द with Narega Act being passed in 2005, the Narega was implemented in February 2006 in 200 most backward districts of the country with the objective of providing at least 100 days of guarantee of unskilled wage employment। 100 दिन का मिनिमम लोगों को नौकरी प्रोवाइड करने का इसमें एम था।
ठीक है ना। अब आते हैं प्राइम मिनिस्टर्स रोजगार योजना, जिसको हम लोग पीएमआरवाई बोलते हैं। पीएमआरवाई वाज लॉन्च ऑन 2 अक्टूबर 1993। इट इज अ स्कीम एम्ड एट हेल्पिंग एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड, पढ़े लिखे लोग जो बेरोजगार हैं उनके लिए था, in the establish of self-employment units in industry, service and business sectors. Any youth between the age of 18 and 35 years and belonging to families with annual income of less than 24,000 are eligible for the financial assistance under the scheme. Persons belonging to weaker sections are given priority under this section. द स्कीम इज इन ऑपरेशन इन बोथ अर्बन एंड रूरल एरियाज। आज भी ये स्कीम चल रही है। जिनका सालाना पैसा 24,000 से कम होता है उसी को ये स्कीम का लाभ मिलता है। प्राइम मिनिस्टर्स रोजगार योजना। 10th पर आ रहे हैं स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। शहरी मतलब शहर के अंदर, ठीक है ना। SJSRY नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन NULM। SJSRY came into operation from December 1997 by merging various programs operated earlier for urban poverty alleviation like NRY and PMIU-PEP. SJSRY was replaced by NULM in September 2013। अभी recently ये रिप्लेस किया जाता है बाय NULM। इट हैज द फॉलोइंग स्पेशल स्कीम्स। द अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम सेपरेटली फॉर मेल्स एंड फीमेल्स, लड़कों के लिए अलग, लड़कियों के लिए अलग स्कीम्स हैं। स्किल ट्रेनिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन अमंग्स अर्बन पुअर, द अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, अर्बन कम्युनिटी डेवलपमेंट नेटवर्क। इन सारी चीजों का ऊपर ये बेस्ड है हमारा नया SJSRY, ठीक है ना। कुछ और भी स्कीम्स थी इसके अलावा, जैसे कि क्या क्या, आओ देखते हैं। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम NSAP। NSAP was introduced on 15th August 1995। NSAP has 3 components। पहला क्या है, नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम। ओल्ड एज पेंशन मिलेगी। अंडर दिस स्कीम हेल्पलेस एजेड पर्सन ऑफ मोर देन 65 years of age get financial assistance of 200 per month from the central government। 200 रुपये पूरे महीने के मिलते हैं भाई साहब, बढ़िया स्कीम है। Earlier, people having no regular means of subsistence were covered under the scheme. Since 2007, the scheme has been expanded to cover all people above 65 years of age and living below the poverty line. जो below poverty line है उनके लिए ये हेल्प करने के लिए स्कीम लाई गई है, लेकिन जो 65 साल से ऊपर है, 65 years से ऊपर है। The National Family Budget Scheme. Under this scheme, the family living below poverty line receives a lump sum central grant of 10,000 in case of death of the primary bread earner in the family। जो आदमी ब्रेड अर्नर है उसको एक बार में इकट्ठा 10,000 रुपए की राशि सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। तीसरा, नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम। अंडर दिस स्कीम, प्रेग्नेंट वुमेन ऑफ मोर देन 19 years of age फ्रॉम अ फैमिली लिविंग BPL गेट्स असिस्टेंस। अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, 19 साल से ऊपर है और बिलो पॉवर्टी लाइन की कैटेगरी में आती है तो उसको असिस्टेंस दी जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। इलाज फ्री कराना, खाना फ्री कराना, ये सारी चीजें। अगला, इंदिरा आवास योजना IAY। Indira Awas was a major scheme for construction of houses for rural poor. The objective of IAY was to provide financial assistance to poor rural households for construction upgradation of the houses. Initially, it aimed at providing houses free of cost to the poor families of SC, ST and free bonded laborers. The scheme was subsequently extended to cover categories as well. टू कवर पुअर कैटेगरीज। इसमें बस मेन उद्देश्य ये था कि हम लोगों को घर बनाएं, घर लोगों को लिए घर कंस्ट्रक्ट करके दें, जिनका कोई टूटा फूटा मकान है उनको अपग्रेड कराने में सरकार मदद करती है। इसी को अपग्रेड करते हुए आया नया स्कीम जिसका नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY। और ये हमारी अभी करंट गवर्नमेंट, मोदी जी गवर्नमेंट जो कि NDA गवर्नमेंट है, वो लेकर आई है। NDA गवर्नमेंट हैज रिप्लेस्ड ऑल द एग्जिस्टिंग हाउसिंग स्कीम्स ऑफ द प्रीवियस गवर्नमेंट बाय अ न्यू स्कीम कॉल्ड प्रधानमंत्री आवास योजना। PMAY was launched on 25 June 2015। It aims at providing housing for all to the urban poor। किसी कैटेगरी स्पेसिफिक नहीं, जो पुअर है सबको मिलेगा। The objective is to ensure 2 crore houses are built across the country by 2022। The primary target groups of PMAY are poor people belonging to low income groups and economically weaker section। जो लोग गरीब है उनके लिए ये योजना सरकार लेकर आई है। अगले पे आते हैं, शिक्षा सहयोग योजना SSY। दिस स्कीम वाज लॉन्च ऑन 31st December 2001। It aims at providing education scholarship of 100 per month to the children of parents living below poverty line। ये किसको मिलेगी? जो बिलो पॉवर्टी लाइन के बच्चे हैं उनको 100 रुपए प्रति माह स्कॉलरशिप मिलनी है। अंडर
जनाश्री बीमा योजना ऑफ LIC फॉर देयर एजुकेशन फ्रॉम द 9th to 12th स्टैंडर्ड, 9 से 12वीं क्लास के बच्चों को मिलेगा। द स्कॉलरशिप इज पेड फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 4 years, नो प्रीमियम इज चार्ज फॉर द स्कॉलरशिप, कुछ भी प्रीमियम LIC चार्ज नहीं करता है। अब बात करते हैं हम लोग अगले टॉपिक की तरफ, एफिकेसी ऑफ अ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, अ क्रिटिकल असेसमेंट। इस पॉवर्टी एलिवेशन से एक्चुअल में क्या क्या हुआ है हमारे देश में, कुछ अच्छा हुआ है, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पहला, डिक्रीज इन पॉवर्टी, द डिक्रीज इन द प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन BPL बाय 33 पॉइंट्स फ्रॉम 55% इन 1973 to 22% in 2011-12 was largely the result of poverty alleviation program. पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम लाने से हमारे देश में गरीबी या BPL वाले लोग बहुत तेजी से कम हुए हैं। पहले हमारे देश में करीब करीब 55% आबादी BPL थी, अब वो सिर्फ 22% रह गई है। इंक्रीज इन इनकम, अकॉर्डिंग टू सम स्टडीज हाफ ऑफ द इंक्रीज इन इनकम ऑफ द पुअर इन रीसेंट ईयर्स इज ड्यू टू पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। जितने भी पुअर हैं उनकी आधे से ज्यादा आय, आधे से ज्यादा जो इनकम है वो ये बढ़ रही है, जो वो बिकॉज ऑफ पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम है। हायर वेजेस, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इंपैक्ट्स ऑफ दिस प्रोग्राम इज दैट इट हैज लेड टू इंक्रीज इन द वेजेस इन द एरियाज ऑफ देयर ऑपरेशन, particularly in the backward regions in recent years। जो पिछड़े इलाकों में रहते हैं उनकी बिकॉज ऑफ पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम वेजेस में बढ़ोतरी देखी गई है। इंप्रूवमेंट इन न्यूट्रिशनल लेवल, द न्यूट्रिशन लेवल ऑफ द पुअरेस्ट हैज इंप्रूव्ड। जो बहुत पुअर लोग थे अब धीरे धीरे उनका न्यूट्रिशन लेवल जो है वो बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ दिस पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, मतलब वो ठीक ठाक खाना खा रहे हैं। लेकिन क्या ये रियलिटी है? आओ जरा पता करते हैं कॉजेज ऑफ लिमिटेड सक्सेस ऑफ पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। सक्सेस तो हुई है लेकिन लिमिटेड ही एक्सेस क्यों है, आओ जरा देखते हैं। अनसेटिस्फाइड एडमिनिस्ट्रेशन, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दीज प्रोग्राम्स हैज बीन फार फ्रॉम सेटिस्फैक्टरी, इंप्लीमेंटिंग स्टाफ इज मोस्टली इनएफिशिएंट। भैया पॉलिसी तो बन जा रही है लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है करप्शन की वजह से। These are complex procedural requirements in the implementation of these programs. Monitoring machinery is lacking. There is no follow-up action. भाई अकाउंटेबिलिटी मिसिंग है। आपने प्रोग्राम बना दिया, वो लागू हुआ कि नहीं हुआ, करेक्ट लोगों को बेनिफिट मिला कि नहीं मिला, इसके बारे में पता लगा पाना बड़ा मुश्किल है। दूसरा, अनसेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस ऑफ सपोर्टिंग इंस्टीट्यूशंस, द परफॉर्मेंस ऑफ सपोर्टिंग इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज लाइक क्रेडिट, मार्केटिंग एटसेट्रा इज नॉट सेटिस्फैक्टरी। जो इंस्टीट्यूशन इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं वो अप टू द मार्क काम नहीं कर रहे हैं। तीसरा, लीकेज, many a time the definition of the poor has been vague and unscientific. As a consequence, a large number of non-poor also took advantage of these schemes. Leakage are high due to corruption and inefficiency of the management. भैया कई बार जिनको ये स्कीम का लाभ नहीं मिलना चाहिए था उनको भी मिल जाता है बिकॉज हमारे देश में पुअर की डेफिनेशन ही बिल्कुल अनसाइंटिफिक है। तीसरा, neglect of remote areas. Poor households of remote areas have been neglected due to lack of accessibility and ignorance. जो बहुत पिछड़े इलाकों में लोग रहते हैं वो पूरी तरह से हमेशा नेग्लेक्ट कर दिए जा रहे हैं, उनके पास आज तक किसी भी पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम का बेनिफिट नहीं पहुंचा। लैक ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देयर इज लैक ऑफ इफेक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन दीज प्रोग्राम्स। देयर इज लिटिल कंसल्टेशन विद लोकल कम्युनिटीज इन जनरल एंड टारगेट ग्रुप्स इन पार्टिकुलर in deciding and implementing various schemes and programs. There is the need for generating involvement of masses in these programs. Revitalization of Panchayati Raj institutions in the poverty elevation program is a step in the right direction. मतलब ये poverty elevation program तो लाए जा रहे हैं लेकिन इसमें लोगों का पार्टिसिपेशन बिल्कुल कम है। लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जब लोग ही इस चीज को एक्सप्लॉइट करेंगे तो पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम का सदुपयोग या एक्चुअल रिजल्ट कभी भी नहीं देखने को मिलेगा। सो दिस इज इट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर। अब मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग, और भूलना मत जाओ डिस्क्रिप्शन सेक्शन में एप्लीकेशन के अंदर नोट्स को डाउनलोड कर लो। बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव।